सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल न्यूज 22 में। और साथियों, बीएड टेट 2011 72,825 भर्ती से संबंधित जो कोई भी ऑथेंटिक जानकारी और जो कोई भी सत्य जानकारी वह चैनल के माध्यम से आपको समय समय पे दी जाएगी। किसी के जोर दबाव में आके कोई भी जानकारी गलत नहीं दी जाएगी। तो जो कैंडिडेट सत्य जानकारी और ऑथेंटिक जानकारी जानना चाहते हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि और भी जितने भी हमारे भाई लोग हैं उन तक ये बात और ये जो है वीडियो को पहुंच जाए और वो भी जानकारी ले लें। तो दोस्तों, बात करते हैं बीएड टेट 2011 भर्ती 72,825 की। तो दोस्तों, जब से ये भर्ती आई है तब से ये भर्ती जो विवादों से इसका जो है सामना होता रहा है, क्योंकि शुरुआत में इस भर्ती में सबसे बड़ा जो केस चला था वो ये चला था कि ये भर्ती जो है एकेडमिक मेरिट पे होगी या टीईटी की मेरिट पे होगी, और इस पे केस चलता रहा। इसी बीच शिक्षा मित्रों के अगेंस्ट में भी केस डाले गए, इसमें सफलता भी लोगों को मिली है। और उसके साथ ही दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ चीज ऐसी भी घटित हुई जिससे कई बीएड टेट अभ्यर्थियों का मन जो है वो आहत हुआ। जैसे कि 7 दिसंबर 2015 का जो ऑर्डर हुआ था, जिसके अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिटिशनर रिलीफ ग्रांट की थी। और उस पिटिशनर रिलीफ के द्वारा दोस्तों, जो कैंडिडेट था, अगर वो कैंडिडेट मान लीजिए जनरल कैटेगरी में 100 नंबर लेके आया, उसको नियुक्ति पत्र मिल गया, और उसी भर्ती में अगर कोई जनरल कैंडिडेट जो है वो 110 नंबर लेके आया तो वो इस भर्ती से बाहर चला गया। तो दोस्तों, बात यहाँ पे आती है हमारे संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, समानता के अधिकार की। क्योंकि दोस्तों, जो बीएड टेट 2011 की भर्ती हुई थी उसका जो कट ऑफ था या उसका जो क्राइटेरिया था वो ये रखा गया था कि जो भी कैंडिडेट जनरल का 90 नंबर 60% और जो भी कैंडिडेट कैटेगरी का 55% मतलब 83 नंबर से ऊपर पाएगा वो इस भर्ती में जो है वो पास आएगा, और उसको जो है भर्ती में आगे जो है मौका दिया जाएगा। मतलब कहने मतलब ये है कि वो शिक्षक बनने के प्रोसेस में एक कदम आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इसी बीच क्या था कि जो 7 दिसंबर 2015 का ऑर्डर आया, जिसके अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिटिशनर रिलीफ ग्रांट की, जिसके द्वारा एक 90 नंबर वाला जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट हो गया, और उसी भर्ती में 105 नंबर वाला कैंडिडेट इस भर्ती से बाहर हो गया। तो उसी चीज को लेके दोस्तों समय समय पे याचिकाएं डाली जाती रही हैं, और उसी के सापेक्ष 24 फरवरी 2016 का एक आदेश आया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को ये आग्रह किया कि आप जो है जो हमने पिछला ऑर्डर दिया था उसी के सापेक्ष इनको भी कुछ ना कुछ कंसीडर करने का प्रयास करिए। ठीक है। तो उसमें क्या था कि उस ऑर्डर के बाद सभी में एक उम्मीद जगी थी अब हमको भी नियुक्ति मिल जाएगी। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उस ऑर्डर के ही सापेक्ष एक दो बार फिर कहीं ना कहीं हाफ हार्टेड ऑर्डर किए गए, लेकिन तत्कालीन सरकार, सपा सरकार के द्वारा उस पर कोई भी उसका जो है संज्ञान नहीं लिया गया। तो बात यहाँ पार्टी की नहीं है, बात सरकार की होती है। सरकार सरकार होती है, पार्टी जिसकी भी हो, सरकार सरकार होती है। तो उसके बाद जब संज्ञान नहीं लिया गया और 25 जुलाई 2017 को जब इसका फाइनल ऑर्डर आ गया, और उसके बाद 25 जुलाई 2017 को जब फाइनल ऑर्डर आ गया, तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं एक निराशा की लहर दौड़ गई बीएड टेट 2011 में, क्योंकि उसमें कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो नियुक्ति से वंचित हो गए थे, योग्य होते हुए भी नियुक्ति से वंचित हो गए थे, और उनसे कम अंक पाया हुआ अभ्यर्थी जो है वो इसी भर्ती में नियुक्त हो गया था। तो कहीं ना कहीं उसी चीज को लेके समय समय पर याचिकाएं डाली जाती रही हैं, और कई बार याचिकाएं खारिज भी हुई, कुछ हाईकोर्ट से खारिज हुई, कुछ सर्वोच्च न्यायालय से कहीं ना कहीं खारिज हुई तरह तरह के मुद्दों पे। लेकिन दोस्तों, 2023 में कंटेम्प्ट पिटीशन जब पड़ी 837/838/2023, तब से लेके दोस्तों इस जो भर्ती जो लगभग एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही पुरानी हो चुकी थी, जिसपे कोई कार्य नहीं चल रहा था, उसमें अचानक से जो है संजीवनी आ गई। मतलब कहने का ये है कि दोस्तों, जिन साथियों ने संघर्ष किया, जिन साथियों ने मतलब कई तरह के संघर्ष किए इस भर्ती में, उनको जो है एक उम्मीद की किरण जगी और उन्होंने फिर कंटेम्प्ट पिटीशन को लेके आगे चलते रहे। तो दोस्तों, जो आपका 7 दिसंबर 2015 का जो आदेश था, जिसमें 1100 याचियों को जो है नियुक्ति का आदेश दिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उसमें 839 कैंडिडेट्स को जॉब मिल गई थी, और बचे हुए शेष अभ्यर्थी थे वो उनको जॉब किसी कारणवश नहीं मिल पाई। तो उनके द्वारा ये केस जो है फाइल किया गया, और साथ ही कुछ और भी इसमें जो बेरोजगार थे उनको उन्होंने भी अपना केस इसमें ऐड किया, और दोनों अपना साथ में लेके इस केस को आगे चले। लेकिन दोस्तों, 10
दिसंबर 2025 के बाद अचानक से इस केस में ऐसा तूफान आना शुरू हो गया कि जिससे जो है हर अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं इस भर्ती में ठगा हुआ महसूस कर रहा था, जो योग्य होते हुए भी इसको नियुक्ति नहीं मिली थी, उसके अंदर की उम्मीद की किरण जाग गई। ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि इतना बड़ा जो है वो चेंज हो गया। तो दोस्तों इसका पूरा श्रेय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश संजय करोल साहब और संजय बराले साहब, जो हम बीएड-टीईटी के लिए ईश्वर तुल्य हैं, उन्होंने जब इस चीज को संज्ञान लिया और एक स्ट्रिक्ट वे में बोले कि अब हम जो है इस भर्ती में जो है अन्याय नहीं होने देंगे, जितने लोग भी हमारे समक्ष पहुंच चुके हैं हम कम से कम उनको तो कुछ ना कुछ देंगे। इसके बाद से दोस्तों अचानक से इस भर्ती में बहुत तेजी आई। कई साथी जो उसमें काफी सुसुप्त अवस्था में जा चुके थे वो जागृत हुए, उन्होंने जो है केस फाइल किया, बड़े बड़े वकीलों को हायर किया, कई टीमों को पैसा दिया, अपना को नाम को इंसल्ट कराया, फिर केस में प्रोसीडिंग में आगे बढ़े वो लोग केस लड़ने के लिए। तो दोस्तों इसमें फिर क्या हुआ, इस केस में 10 दिसंबर को ऑर्डर आया कि मतलब कहीं ना कहीं अब इस केस को एक जो है प्रायोरिटी पे सुना जाएगा, ठीक है। दूसरी बात फिर जब 12 दिसंबर 2025 को फिर इसमें जो है बहस होती है, क्योंकि दोस्तों एक कंटेम्प्ट पिटीशन है, ज्यादा लंबी बहस चलेगी नहीं और इसमें कुछ 2 या 3 पॉइंट है जो हो सकते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी है। पहला कि जो भी इसमें जो कंटेम्प्ट पिटीशन लेके आए हैं याची, उनकी कंटेम्प्ट पिटीशन देखी जाएगी सही थी या नहीं सही थी और उनको मतलब आगे प्रोसीडिंग की जाएगी कि नहीं की जाएगी, क्योंकि ये फेस पार हो चुका है, कोर्ट ने मान लिया कि आपकी कंटेम्प्ट पिटीशन ठीक है। तब बात आती है सरकार के ऊपर और उनके विभाग के ऊपर। तो सरकार और विभाग, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें गलती अगर कैंडिडेट की नहीं है, कैंडिडेट सही है, तो कहीं ना कहीं गलती विभाग की होगी, और अगर विभाग की गलती है तो विभाग को अपनी गलती को जो सुधारना पड़ेगा और जो योग्य है उनको नियुक्ति देनी पड़ेगी। और उसके बाद भी अगर विभाग उससे आनाकानी करता तो दोस्तों बहुत ही सीधा सा इसका एक फंडा है कि दोस्त जो न्यायालय होता है वो कहीं ना कहीं जो उसने भी ये जो है कंटेम्प्ट किया होता है, मतलब जिसने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की होती है, उस पर कोई ना कोई सजा जरूर सुनाती है। तो कहने का मतलब यह है कि अब इस केस में केवल 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो जो पिटिशनर इसमें पहुंच गए हैं, जो केस लड़ रहे हैं, उनके फेवर में कुछ ना कुछ अच्छा डिसीजन आएगा, या फिर इसमें जो है जो शासन स्तर पे जो अधिकारी हैं जिनकी वजह से भर्ती में कोई थोड़ी सी दिक्कत आई या वो समझ नहीं पाए या वो सही समय पर उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उनपे कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्शन लिया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट जो जिसकी चांसेस बहुत नगण्य है लेकिन पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है कि हो सकता है कि इस केस को खारिज भी कर दिया जाए तो कोई भी पॉसिबिलिटी होती है इसमें। कहने का मतलब ये कंटेम्प्ट पिटीशन में आने के बाद केवल 2 या 3 पॉसिबिलिटीज बचती हैं। कोर्ट ज्यादा लंबी हेयरिंग नहीं करती, वो पॉइंट टू पॉइंट रखती है, जो उसमें आपका जो है जो शोषित है, पीड़ित है, उसकी बात सुनेगी। अगर उसकी पीड़ा सही है तो जिसने उसको पीड़ित किया है उनको कहीं ना कहीं बोलेगी कि आपको इनकी पीड़ा का समाधान करना है, और अगर वो इनकी पीड़ा समाधान करते तो ऑटोमेटिक कंटेम्प्ट पिटीशन क्वैश हो जाती है और जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिल जाता है, मतलब उसको उसका जो है न्याय मिल जाता है। और उसके बाद भी जो जिसकी वजह से पीड़ित है पक्ष, अगर वो बात नहीं मानता तो कहीं ना कहीं कोर्ट उस पर जो है वो सख्त रुख इख्तियार करती है। बस कुछ ही चीजें होती हैं दोस्तों इसमें। तो वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। तो उसके बाद जब 12 तारीख की डेट हुई तो उसमें जज साहब ने बोला कि आप जो है एक लिस्ट बनाएं और लिस्ट बना के हमको ये बताएं कि कितने लोग हैं कि जो मतलब पीड़ित हैं। कहने मतलब है कि कितने लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन में आए हैं, हमको उसका डाटा चाहिए। ये बात हुई, उन्होंने स्टेट से पूछा कि आपको क्या आपत्ति है, तो स्टेट ने कहा, स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाली ऐश्वर्या भाटी मैडम, उन्होंने कहा नहीं सर हमें अभी कोई आपत्ति नहीं है, पहले हम जाने तो कि हमें करना क्या है या फिगर कितना है। इस पर चर्चा हुई और तब दोस्तों बात ये थी कि उस समय बीएड टेट 2011 में भी कई अलग अलग जो थे बेसिस बने हुए थे। कुछ लोग जो है कंटेम्प्ट पिटीशन लेके आए थे 12,091 की लिस्ट के थ्रू, कुछ लोग इसमें जो थे वो कट ऑफ का मांग कर रहे थे 90-105 का, और कुछ लोग थे जो 24 फरवरी के आदेश से कहीं ना कहीं 24 फरवरी के आदेश से अपने आप को प्रभावित मान रहे थे, वो लोग भी आए थे। तो ये सब चीजें थी, अलग अलग धड़ बने हुए थे। लेकिन दोस्तों 12 दिसंबर के बाद ये धड़ जो थे वो एक होने शुरू हो गए। इन द सेंस ये है कि क्योंकि इसमें कई लोग ऐसे थे कि जो तीनों याचिकाओं में थे, मतलब जो 7225 में, जो 90-105 में भी थे, 1291 में भी थे और 24 फरवरी में भी थे। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि जो है अब इसको जो है इन 3-4 धड़ों को एक धड़ बनाया जाए। उसी के रिगार्डिंग दोस्तों फिर केस आगे बढ़ा और इसमें जो है कई हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं उसमें जो है वो उन्होंने आगे परस्यू कराया इसको, और कोर्ट ने कहा कि हमको जो एग्जैक्ट फिगर बताइए कि कितने लोग हैं जो पीड़ित हैं और जो वर्तमान में कोर्ट के सामने हैं। फिर दोस्तों जब डेट लगती है 16 तारीख को, तो 16 तारीख को दोस्तों ये होता है कि जज साहब जो थे वो देने के बहुत ही अच्छे मूड में थे। इन द सेंस ये कहा जाए कि जज साहब जो थे वो स्वयं से ही बीएड टेट 2011 72-825 का केस खुद ही लड़ रहे थे। इन द सेंस ये कहा जाए तो भगवान ऐसे जज हमेशा रहे जो न्याय कर सके, जो पीड़ित को न्याय दिला सके, हमारी यही कामना है उनसे। उसके बाद क्या हुआ कि 16 तारीख को जज साहब एक आदेश पारित करते हैं
कि आज 16 दिसंबर 2025 मध्य रात्रि 12 बजे तक जो भी इस कोर्ट में आ जाएगा उसकी एक लिस्ट बनाई जाए, वो लिस्ट हमको उपलब्ध कराई जाए और वो लिस्ट जो है वो स्टेट को जो रिप्रेजेंट कर रही है ऐश्वर्या भाटी मैम उनको दी जाए, ताकि उनको एग्जैक्ट फिगर मालूम हो, हमको एग्जैक्ट फिगर मालूम हो वो इसमें क्या कर सकती हैं, या अपने विभाग से, शिक्षा विभाग से, अधिकारियों से, प्रमुख सचिव से और जो डायरेक्टर है उनसे बात करके ये सोचें, बताएं कि सर इसमें क्या किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन में हम लोग चल रहे हैं। तो एक एग्जैक्ट फिगर जानने के लिए जो था वो इसको किया गया था। उसके बाद दोस्तों डेट आती है 19 दिसंबर 2025। तो दोस्तों 19 दिसंबर 2025 आते आते बहुत सारी चीजें बदल गई। जो बीएड टेट के बटे हुए जो धड़ थे, जो बेस थे, वो एक हो गए, उनका एक ही धड़ हो गया और उन्होंने ये डिमांड की कि सर हम जो है हमको कुछ ना कुछ इसमें जो है रिलीफ दिया जाए। और तब जो है कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है। उसमें कोर्ट ने जो है एक दो नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया, जिसमें मुकुल जोहदगी सर थे और प्रशांत शुक्ला सर थे। उनको एज ए नोडल उनको जो है वो किया गया। और उसके बाद जो है सभी कैंडिडेट से कहा गया जो कैंडिडेट 16 दिसंबर 2025 मध्य रात्रि 12 बजे से पहले सुप्रीम कोर्ट में किसी भी कंटेम्प्ट में किसी भी डायरी से जो आच्छादित थे उनको अपना डाटा देने के लिए कहा गया और उस पर एक लिस्ट बनाने के लिए कहा गया। और अगली डेट लगा दी 22 जनवरी 2025। तो दोस्तों इसी बीच जो है काफी मारामारी शुरू हो गई। कई पुराने साथी लोग थे वो जागे और उसके बाद भी लोगों ने याचिकाएं डालनी शुरू कर दी कि कुछ लोगों ने मतलब दूसरों के भले के लिए याचिका डाले, लेकिन कुछ उसमें ऐसे लोग थे जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था। उन्होंने जबरदस्ती याचिका डाल के गुमराह करके कैंडिडेट्स को वो याचिका डलवाई, जो भी किया, और बाद में गायब भी हो गए। क्योंकि 22 दिसंबर को दोस्तों जब ये केस फिर लगा तो जो 2023 से जब ये कंटेम्प्ट पिटीशन पड़ा है तब से लेके जिस तरह से कोर्ट का जो मूड चल रहा था, पहली बार जो है वो कोर्ट इरिटेट दिखी 22 जनवरी 2026 को नए साल में। तो कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जो लिस्ट है वो 16 दिसंबर 2025 मध्य रात्रि 12 बजे की लिस्ट हमको दी जाए। उसके अलावा उसके बाद जो लोग कैंडिडेट लिस्ट लेके आए थे या जो डायरी नंबर इशू करा के आए थे उनके कोर्ट जो है कहीं ना कहीं डिसमिस करने के चक्कर में थी। लेकिन जिन लोगों ने फाइलिंग की थी उन लोगों ने सूझबूझ दिखाया, उन्होंने कहा सर आप इसको डिसमिस ना करें, हम इसको क्वैश कर रहे हैं, फिलहाल अभी के लिए हम इसको क्वैश कर रहे हैं। तो इतना कहकर उन्होंने क्वैश करा ली। और उसके बाद जो था जज साहब ने भी कहा कि ऐसा नहीं कि हम देने के मूड में नहीं है, लेकिन एक सिस्टम से आपको मिलेगा। पहले जो 16 दिसंबर 2025 से पहले आ गए उनके लिए पहले कोई आदेश होगा और उसके बाद जो है उसके बाद भी अगर कोर्ट में कोई आया तो उनके लिए भी रास्ते खोले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वहां पे ये बात हुई। और फिर जो है अगली डेट लगा दी गई 29 जनवरी 2026। दोस्तों 29 जनवरी 2026 एक ऐतिहासिक डेट बन गई। उसका रीजन ये था कि जज साहब को जो है डाटा प्रोवाइड कराया गया, जो हमारी एडवोकेट थी, एसजी थी, ऐश्वर्या भाटी मैडम, उनको डाटा बताया गया और वो डाटा निकल के आया था दोस्तों तकरीबन 2 डाटा आए थे। एक 16,000 समथिंग का डाटा आया था और एक 14,851 का डाटा आया था। तो उसमें कई त्रुटियां भी थी और वो त्रुटि जो थी वो ठीक करने के लिए भी बाद में जो नोडल ऑफिसर थे प्रशांत शुक्ला जी, उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा कोर्ट से, क्योंकि इसमें आगामी डेट जो लगी है वो लगी है 10 फरवरी 2026। तो उससे पहले ही जो वो लिस्ट है उसको रेक्टिफाई करके उसके अंदर जो भी कमियां रह गई हैं, कई लोगों की जो त्रुटियां रह गई हैं, किसी भी वजह से वो त्रुटि आई हो वो अलग बात है, लेकिन जिन लोगों की त्रुटियां रह गई हैं उनको सही करने का एक मौका मिला, उनको रिप्रेजेंटेशन देने का मौका मिला, उनको जो है उन त्रुटियों को संशोधित करने का मौका दिया गया। और अब इसकी अगली डेट लग गई दोस्तों 10 फरवरी 2026। तो दोस्तों हम यहाँ पे इतना आपको बताना चाहते हैं कि मेरा बताने से इतना तात्पर्य है कि वर्तमान 2 महीने में जो विगत 2 महीने थे दिसंबर 2025 और जनवरी 2026, इसमें भगवान स्वरूप माननीय न्यायाधीश संजय करोल साहब और वराले साहब, इन्होंने जिस तरह से एक मतलब कानून को अपना कार्य करना चाहिए बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कार्य किया। इन्होंने लोगों की पीड़ा को समझा। उन्होंने अपने ऑर्डर में कई बार ये भी कहा कि जो लोग इस समय हमारे सामने कोर्ट में हैं वो क्यों 14-15 साल से कोर्ट केस कर रहे हैं, क्या वो वकीलों को पैसा नहीं देते, क्या वो जो है डिजर्व नहीं करते सरकारी जॉब, उनके साथ ऐसा न्याय क्यों। तो दोस्तों ये एक सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो गई कि कोई जज इतने खुले मन से एक बेरोजगार युवा की पीड़ा को समझते हैं। तो उसके लिए संजय करोल साहब और वराले साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अब तक जो भी प्रोसीडिंग हुई मैंने आपको शॉर्ट में इस वीडियो के थ्रू बताने का प्रयास किया और भविष्य के लिए मैं ये कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों का इसमें हो। लेकिन दोस्तों मैं तब भी ये कहूंगा कि 10 फरवरी 2026 को जो 14,851 की लिस्ट है उस पे स्टेट जो है वो क्या अपना जो है डिसीजन लेके आती है या अपना कौन सा उस पर एक्सरसाइज करके आती है
या वो उसमें क्या करना चाहती है, क्या उनके विभाग ने उनको जानकारी दी है, क्या उनको शासन से जो है आदेश प्राप्त हुआ है, इस चीज का खुलासा दोस्तों 10 फरवरी 2026 को ही होगा। तो दोस्तों तब तक के लिए हम सबसे यही उम्मीद करते हैं कि प्रार्थना की जाए कि हम लोग को जो है, जो भी साथी इसमें जुड़े हुए हैं, जो इतने सालों से लड़ रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ अच्छा मिले। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ आपसे हम जो है अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, बात जो आपको समझ में आई हो, तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि ये ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों मैं पहले भी बता रहा हूँ कि इस चैनल में कोई भी जानकारी वो ऑथेंटिक और सत्य ही होगी। हम किसी भी के या किसी के द्वारा दबाव में आके कोई भी गलत जानकारी शेयर नहीं करेंगे। तो आप तक जो भी जानकारी पहुंचेगी वो सत्य और ऑथेंटिक पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।